दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज्योमेट्री से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। ये जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें हम आपको अध्याय 5 और 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ज्योमेट्री को हम हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, ज्यामिति। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का प्रयोग पहले जो है सबसे पहले भूमि को मापने में यूज किया गया था। धीरे धीरे इसको सिलेबस में लाया गया, लेकिन यहाँ पर हमको ज्यादा प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम जो मैथ का फैक्ट बात है उसके बारे में हम जानेंगे, जिससे कि मेरा सवाल सॉल्व हो जाए। यहाँ पर ज्यामिति में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है बिंदु। बिंदु क्या होता है आइए हम समझते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, बिंदु। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। ये क्या होता है? तो पॉइंट देखिए, हम आपको डिफिनेशन बोलेंगे, आप इसको रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बिंदु क्या होता है? किसी पेन या पेंसिल के नोक से जो डॉट बनता है उसको हम बोलते हैं बिंदु। बिंदु का एक और डिफिनेशन होता है, वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई न हो, बस एक स्थिति को दिखाता हो, उसको बोलते हैं बिंदु। यहां पर देखिए, बिंदु का कोई आइडियल डिफिनेशन नहीं है। जैसे देखिए, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, और ये भी एक बिंदु है, और ये भी एक बिंदु है। बिंदु को हम जितना छोटा करते जाएंगे, बिंदु जो है अपने आइडियल कंडीशन की ओर बढ़ता जाएगा। ये है बिंदु, ठीक है। इसके बाद आता है समतल। आइए समझते हैं। यहां पर हम एक एक चीज को क्रम में बताने का प्रयास करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लेन। ये समतल क्या होता है? तो समतल का डिफिनेशन है, वैसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो और एक सीधी रेखा में यानी कि जिगजैग मोशन में फैला हो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं समतल। यहां पर आप इसका एक और डिफिनेशन है कि बिंदुओं के समुच्चय को ही समतल कहते हैं। जैसे देखिए, बिंदु जो है यहाँ पर ये सटा हुआ इस तरह का रहेगा, एकदम इतना एडजस्ट है कि पता नहीं चले दो बिंदु के बीच गया, तो इस प्रकार जो बनेगा उसको भी हम कहते हैं यानी समतल। ये बात आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम समझते हैं किरण के बारे में। यहां पर आप लिख लीजिए किरण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रे। किरण क्या होता है? तो किरण का डिफिनेशन है, वैसी आकृति जिसका एक बिंदु फिक्स हो और दूसरा बिंदु अनंत की ओर जाए, उसको हम कहते हैं किरण। जस्ट लाइक जैसे टॉर्च है, टॉर्च से आप लाइट जलाते हैं तो उसका एक बिंदु जो होता है बल्ब है, और दूसरा जो है क्या पता कर सकते हैं? नहीं। तो वो क्या है? किरण का उदाहरण है। जैसे सूरज से जो रोशनी आती है, वहां पर उसका तो एक बिंदु पता है, सूरज है, लेकिन दूसरा बिंदु क्या आपको पता है? नहीं। उसको हम बोलते हैं किरण। किरण को कैसे लिखेंगे गणित में? हम बार बार किरण को नहीं लिख सकते। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है ये ए बिंदु है और दूसरा जो है अनंत की ओर फैल रहा है, ठीक है ना। ये दूसरा जो है अनंत की ओर फैल रहा है, तो यहाँ पर तो हम कोई बिंदु दिखाई नहीं पाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी ए के ऊपर ऐसे। ये किरण को लिखने का तरीका हो गया, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये हो गया, पहला बिंदु तो पता है लेकिन दूसरा पता नहीं है, अनंत की ओर जाता है, ठीक है। ज्योमेट्री में हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं रेखाखंड के बारे में। यहां पर सबसे पहले आप लिख लीजिए रेखाखंड। रेखाखंड इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। इसका सबसे पहले हम डिफिनेशन को समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। इसका डिफिनेशन है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। यहां पर देखिए, इसका जो है दोनों बिंदु पता होगा, ठीक है ना, उसी को रेखाखंड कहते हैं। यहां पर देखिए, ये ए है और ये बी है। यहां पर इसको हम माप सकते हैं, रेखाखंड को हम माप सकते हैं। तो इसको गणित में कैसे लिखेंगे अगर बताना होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए और बी, और इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे। ये जो है रेखाखंड को दिखाएगा। हम बार बार ए बी रेखाखंड नहीं लिखेंगे शब्द में, गणित में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये रेखाखंड को दिखाएगा। इसके बाद अब हम समझते हैं रेखा के बारे में कि रेखा क्या होता है।
सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए रेखा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन। लाइन, रेखा का डिफिनेशन क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो रेखा का डिफिनेशन होता है सीधी रेखा में बिंदु पथ को हम कहते हैं रेखा, या दूसरा डिफिनेशन ये भी है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और दोनों बिंदुओं को अनंत की ओर फैले उसको हम कहते हैं रेखा। यहां पर देखिए, जैसे देखिए ये दो बिंदु है, ये ए है और एक बिंदु बी है ये, ठीक है। दोनों बिंदु को मिलाते हैं और दोनों बिंदु जो है अनंत की ओर जाए, दोनों बिंदु अनंत की ओर जाए उसको हम रेखा कहते हैं। रेखा को हम माप नहीं सकते हैं और रेखा के हम एक पार्ट को दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेखा को गणित में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए, और इसको दोनों तरफ जो एरो देना पड़ेगा। गणित में कहीं पर भी अगर आपको इस तरह दिखाई देगा तो समझिएगा यह ए बी रेखा है, ठीक है ना। तो ये रेखा हो गया। इसके बाद अब हम समझते हैं कोण के बारे में। यहाँ पर हम लिखते हैं कोण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण, इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो दो किरणों का एक बिंदु उभयनिष्ठ हो और दोनों किरणें अलग अलग दिशा में हो उसको हम कहते हैं कोण। यहां पर देखिए ये बिंदु है और दोनों किरण का, ये दो किरण अलग अलग है, ये दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है ना। या मूल बिंदु कहिए, ये मूल बिंदु है और इस तरीके से जो एंगल बनता है, ये जो बनता है इसको कोण कहते हैं। यहाँ पर इसके अंदर के जो पार्ट है, ये जो अंदर के जो पार्ट है इसको बोलते हैं अंतःभाग, इसको बोलते हैं अंतःभाग। और इसके जो ये जो बाहर जो है बिंदु, ये सब जो दिख रहे हैं बाहर, इसको बोलते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग, इसको बोलते हैं इंटरनल पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल या एक्सटीरियर पार्ट, अभ्यंतर भाग, एक होता है बहिर्भाग, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम समझेंगे कोण के बारे में। कोण के कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या नाम होता है, क्या उसका फिगर होता है, सारे चीज को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो होता है वो है न्यून कोण। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला न्यून कोण। न्यून कोण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। यहां पर हम इसका डिफिनेशन बोलेंगे, आप इसको रोक रोक के लिख लीजिएगा क्योंकि उतना समय नहीं है और आपको भी हम चाहते हैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, कम समय में आपको ज्यादा जानकारी मिले, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल का डिफिनेशन होता है वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसको हम कहते हैं न्यून कोण। यहाँ पर देखिए इसका फिगर जो होता है इस तरीके से, ये जो इसका एंगल को हम थीटा से लिखते हैं और थीटा जो होगा हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि ये 89.05 में हो सकता है, ठीक है, लेकिन 90 नहीं हो सकता है, 90 से कम होगा। इसके बाद अब हम समझते हैं समकोण के बारे में। यहां पर पहले इसका नाम लिख लेते हैं, दूसरा समकोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, पहले हम इसका डिफिनेशन को समझते हैं। समकोण का डिफिनेशन क्या होता है, तो वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होगा उसको हम कहते हैं समकोण। यहां पर पहले हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। कहीं पर भी ऐसा आकृति बनेगा, ये 90 डिग्री दिखाएगा, ठीक है। यहां पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, कोई भी एंगल होगा तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं समकोण। इसके बाद अगला जो आता है वो होता है अधिक कोण। ये अधिक कोण क्या होता है, यहां पर देखिए पहले हम लिख लेते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्टूज। ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल, इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो वह कोण जिसका माप 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, ऐसे कोण को हम कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। यहां पर एक फिगर से देखिए, ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा, मान लीजिए थीटा है, तो ये थीटा जो होगा
ये 90 से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, लेकिन 180 डिग्री से यह छोटा होगा, तो इसको हम बोलते हैं अधिक कोण। ये कोण के बारे में था। इसके बाद अगला जो आता है यहाँ पर, अभी कोण के बारे में और है, इसके बाद अगला जो आता है एग्जाम में पूछा भी गया है, सरल कोण या ऋजु कोण। यहाँ पर ये चौथा जो है सरल कोण या ऋजु कोण। ऋजु कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है, पहले हम इसका डिफिनेशन को समझेंगे। एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। यहां पर देखिए एक सरल रेखा पर, ठीक है, यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा, मान लेते थीटा है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री बनेगा, इसको हम कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। ये बात आपको पता चल गया होगा। अगला जो आता है इसमें वो है प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण। ये क्या होता है आइए समझते हैं। यहां पर पहले इसका हम नाम लिखते हैं प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण, या इसी का एक और नाम है पुनयुक्त कोण। पुनयुक्त कोण इंग्लिश में बस एक ही नाम है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये क्या होता है पहले इसको हम समझते हैं। रिफ्लेक्स एंगल वह कोण जिसका माप 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, ऐसे कोण को हम कहते हैं बृहत कोण या पुनयुक्त कोण, ठीक है ना। ये तीनों में से किसी का भी नाम आप कह सकते हैं। यहाँ पर इसका जो चित्र बनता है देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पर ये जो एंगल का निर्माण होगा उसी को हम बोलते हैं पुनयुक्त कोण या बृहत कोण, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा बराबर जो हो जाएगा, इसको हम अगर लिखना चाहते हैं गणित के भाषा में, तो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। ये है पुनयुक्त कोण। इसके बाद आता है पूर्ण कोण। ये पूर्ण कोण क्या होता है, पहले इसको हम लिखते हैं पूर्ण कोण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट एंगल। ये क्या होता है, इसका जो डिफिनेशन होता है वह कोण जिसका माप 360 डिग्री होगा उसको हम बोलते हैं पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। यहां पर देखिए ये जो है, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ ये बिंदु से, और ये घूमते 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 यहीं पर फिर आके मिल गया, तो ये जो एंगल का जो निर्माण होगा घूम कर यहाँ पर आया है, तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं पूर्ण कोण। ये बात क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कहीं कहीं पर लिखा रहता है शून्य कोण, शून्य कोण का माप क्या होता है, तो वह कोण जिसका माप शून्य उसको बोलते हैं शून्य कोण। अगला जो कोण है पूरक कोण, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पूरक कोण। पूरक कोण इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये पूरक कोण क्या होता है, तो वह दो कोण जिसका माप 90 डिग्री होगा उसको हम कहते हैं पूरक कोण, एक दूसरे का। यहां पर आपको एक एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे देखिए यहां पर कोण ए और प्लस कोण बी दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है, तो हम कहेंगे कोण ए और कोण बी एक दूसरे का पूरक है। यहां पर देखिए आपसे पूछा जाएगा कोण ए का मान 20 डिग्री है, तो बताइए कोण ए का पूरक कोण कितना होगा। तो आखिर में ऐसा कौन एंगल होगा जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें से घटा लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, तभी ना दोनों को जोड़ने पर 90 होगा। तो हम कहेंगे 70 का पूरक 20 डिग्री है और 20 का पूरक 70 डिग्री है, एक दूसरे का यह पूरक होगा। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब हम समझते हैं समपूरक कोण के बारे में। यहां पर समपूरक कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं
सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ये क्या होता है? तो यहां पर इसका डिफिनेशन होता है वह दो कोण जिसका योग 180 डिग्री होगा, हम कहेंगे एक दूसरे का संपूरक है। यहां पर हम एक उदाहरण से समझाते हैं, कोण A और प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो यहां पर कोण A और कोण B एक दूसरे का संपूरक होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर यहां पर कहिएगा कोण A का मान 110 डिग्री है, तो आखिर में कोण B का मान कितना होना चाहिए जिसको जोड़ने पर 180 पूर्ण जाए? तो यहाँ पर सोचिएगा या डायरेक्ट इसमें 180 में से घटा लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? B का मान हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 70 का संपूरक 110 और 110 का संपूरक 70 है। तो ये बात आपको कोण से रिलेटेड आपको इतना बात पता होना चाहिए, जितना कोण है यही सब आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। हम आपको एक एक करके अध्याय बाय अध्याय हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम 6 कंप्लीट हो रहा है, फिर 7 को, फिर 8 को, 9 और 10। उसके बाद हम कंपटीशन लेवल का जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को बताएंगे। कम से कम एक बार हमसे जुड़िए, उसके बाद देखिए हम क्या कैसे बताते हैं आपको सारा चीज। अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको एक एक करके सारा कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे, ये आपको इतना हम विश्वास दिलाते हैं। आइए इसके बाद हम समझते हैं त्रिभुज के प्रकार, कोण से और भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब हम समझते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यहां पर त्रिभुज के प्रकार, बेस्ड ऑन ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज यहां पर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेस्ड ऑन एंगल। और दूसरा होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस्ड ऑन साइड, भुजा के आधार पर। सबसे पहले हम समझेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है पहले इसका हम डिफिनेशन समझेंगे। वह त्रिभुज जिसके सभी कोण का माप 90 डिग्री से कम होगा उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यहां पर इसका फिगर इस प्रकार से बनता है ABC। यहां पर जो है सभी कोण यानी कोण A, कोण B और कोण C, ये सभी जो होगा, ये सभी कोण जो होगा ये 90 डिग्री से कम होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका डिफिनेशन होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। यहां पर इसका जो फिगर होगा इस प्रकार से A
बी सी, यानी कि कोई एक एंगल, तो कोण बी जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे 90 डिग्री है, तो इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पर साथ ही आप एक बात याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण होती है, और त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ही सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर एक महान गणितज्ञ जो थे पाइथागोरस, ठीक है, उन्होंने बताया था इसके बारे में, समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो हम ये जो है आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब हम समझते हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। यहाँ पर तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन को समझेंगे। तो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, एक त्रिभुज में अधिक से अधिक इक्के को अधिक कोण हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसका जो फिगर बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये थीटा हो, तो थीटा जो हो जाएगा आपको, ये थीटा, ये जो थीटा होगा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, 180 डिग्री से। ये बात आपको याद हो गया होगा। इसके बाद अब हम भुजा के आधार पर त्रिभुज को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, तो वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर इसका जो फिगर बनेगा, ये सभी भुजा बराबर होगा, ए बी सी। यहाँ पर देखिए, ये जो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी भुजा जो है बराबर है, ठीक है ना, ये इसका मतलब हो गया। इसमें आपको एक बात और पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। एक त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 यानी न्यून कोण होते हैं, और ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि सब भुजा बराबर होगा तो इसके कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज में इतना बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। पहले हम इसको लिखते हैं। दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका डिफिनेशन होता है वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पर नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका जो फिगर होता है इस तरीके से, ए बी और सी। यहाँ पर इसको ऐसे कहने का मतलब हो गया कि ए बी और ए सी जो है भुजा बराबर है। साथ में आपको ये भी बात याद रखिएगा, जब ये बराबर होगा तब कोण बी के सामने का, ये देखिए कोण बी के सामने की भुजा बराबर है और इसके सामने की भुजा बराबर है, तो इसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। अगर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा जो है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इसको हम कहते हैं एस्केलेन
ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। इसका डिफिनेशन होता है वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर ना हो उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, विषम मतलब अलग, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता हो, बाहु मतलब भुजा, यानी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। इसका जो फिगर होता है ऐसे, यानी कोई भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बना है तो हम एक समझाने के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि सब भुजा अलग अलग है। यहाँ पर देखिएगा, इसका ये इसका मतलब हो गया ये तीनों भुजा जो है अलग अलग माप का है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर हम आपको त्रिभुज भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर समझा दिए हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं चतुर्भुज और बहुभुज के बारे में। इसके बाद अब हम समझेंगे चतुर्भुज और बहुभुज के बारे में। यहाँ पर चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या होता है, तो वैसी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज के कुछ प्रकार है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए छठवीं क्लास में, तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला होता है आयत, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये आयत का ऐसा चित्र होता है, ए बी और सी डी। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसका डिफिनेशन होता है वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं आयत। यहाँ पर आयत में ये बात आपको पता होना चाहिए और आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 स्टेप ज्यादा जानिएगा तो अच्छी बात है, फिर आप आगे की कक्षा में पढ़िएगा तो वहां पर आपको सहूलियत होगा, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ग के बारे में। यहाँ पर दूसरा जो होता है वर्ग, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर इसका जो है फिगर इस प्रकार से होता है, ए बी सी और डी, यानी कि सभी भुजा इसके जो है बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन ये होता है कि वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं वर्ग। आयत में क्या था, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 हो, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसके सभी भुजा बराबर होंगे, अगर ये ए होगा तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। यहाँ पर इसके विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, इसके विकर्ण बराबर होते हैं और ये समकोण पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर यानी 90 डिग्री पर ये काटता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। अगला चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज। आइए समझते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर है समांतर चतुर्भुज। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये क्या होता है, तो यहां पर देखिए इसका पहले फिगर, ए बी सी और डी। यहाँ पर ये दोनों भुजा का जो युग्म होगा एक दूसरे का पैरेलल होगा और ये भुजा का युग्म जो होगा एक दूसरे का पैरेलल होगा। सर कई बार पैरेलल क्या होता है, तो पैरेलल का मतलब होता है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होगा, ठीक है ना। कहीं पर भी चल रही है, जस्ट लाइक रेल का पटरी, ठीक है ना, तो ये पैरेलल होगा और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि एक विकर्ण देखिए बड़ा है तो एक छोटा हो जाएगा तो बराबर तो होगा नहीं, ठीक है ना। अगला जो चतुर्भुज है वो है समचतुर्भुज। आइए समझते हैं। यहाँ पर ये चौथा नंबर जो होगा वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। रोम्बस ये क्या होता है, पहले इसका हम डिफिनेशन को समझते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो एवं कोई भी कोण आपस में बराबर न हो उसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। यहाँ पर देखिए इसका फिगर जो होगा इस तरीके से,
ये ए बी सी और डी, यानी कि ये सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, लेकिन कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा, और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करेगा। ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। आपको इसके बारे में इतना बात आपको पता होना चाहिए, और सभी भुजा बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला चतुर्भुज है तो वो है समलंब चतुर्भुज। पहले इसको हम समझते हैं, ये 5 नंबर है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। ये क्या होता है? तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज कहता है कि वह चतुर्भुज जिसका एक भुजा का एक युग्म समांतर हो उसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। आपको यहाँ पर फिगर से क्लियर होगा, जैसे देखिए ये फिगर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों का जो युग्म होगा आपस में पैरेलल होगा। ठीक है ना, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल का मतलब समझा चुके हैं कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होगा, हर हमेशा। ठीक है ना, जस्ट लाइक रेल का पटरी। यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर ये ए बी आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल कैसे लिखते हैं? तो ये ए बी पैरेलल, इसको सी डी, ये गणित में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि चतुर्भुज के बारे में आपको इतना बात पता होना चाहिए। अगला जो टर्म है वो है बहुभुज। पहले हम बहुभुज का डिफिनेशन को समझते हैं कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज का डिफिनेशन है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप लिख लीजिएगा बहुभुज, बहुभुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन, पॉलीगन। बहुभुज के यहाँ पे बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हमको बेसिक जानकारी लेना है। तो सबसे छोटा बहुभुज कहेगा तो वह है त्रिभुज। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, और सबसे छोटा बहुभुज है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुभुज के प्रकार हैं, जैसे देखिए ये पहला जो है सबसे छोटा बहुभुज, उसके बाद यहाँ पर चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पंचभुज होगा जिसमें 5 भुजा होगा। ठीक है, इसको हम पंचभुज, देखिए 1 2 3 4 5 पंचभुज। इसके बाद इसको हम बोलते हैं षष्ठभुज। ठीक है, ये बहुभुज के प्रकार है, इसको षष्ठभुज, फिर अष्टभुज। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम बहुभुज को समझते हैं। यहाँ पर बहुभुज में देखिए इसके आम ये जो है इसको मिलाते हैं, इसके अंदर में ये शीर्ष है तो ये इसको विकर्ण कहते हैं। इसको ऐसे मिलाएंगे ये विकर्ण होगा, इसको इस तरह से मिलाते हैं विकर्ण होता है, इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो यह विकर्ण होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। आइए हम पहले समझते हैं कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होता है। सबसे पहला उत्तल बहुभुज और दूसरा होता है अवतल बहुभुज। ये बात आपको पता होना चाहिए, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, चित्र दे देगा और कहेगा दोनों में से कौन उत्तल है कौन अवतल है, तो आपको पहले पहचानने आना चाहिए कि अवतल और उत्तल में क्या अंतर होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो होगा ये कोई भी अगर आपको दे दिया जाएगा बहुभुज, इस तरीके का जो बंद होगा, ठीक है, और उसके विकर्ण को अंदर से मिलाएंगे तो वो कहलाएगा अवतल बहुभुज। और उत्तल बहुभुज क्या होता है, तो इसके भी एक विकर्ण जो होगा बाहर होगा। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। ये जो आकृति है ये अवतल बहुभुज का उदाहरण है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी एक विकर्ण जो है ना बाहर से मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह अवतल बहुभुज है, और अंदर से जब विकर्ण को मिलाएंगे तो वह उत्तल बहुभुज है। ठीक है ना, इसके बाद अगला जो टर्म है वो है समबाहुभुज और एक होता है विषम बहुभुज। यहाँ पर आइए पहले हम समझते हैं समबाहुभुज और विषम बहुभुज क्या होता है। सबसे पहला जो होगा यहाँ पर समबाहुभुज, समबाहुभुज, आपको बेसिक बात इतना पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पर विषम बहुभुज, विषम बहुभुज। यहाँ पर समबाहुभुज के बारे में पहले हम समझते हैं। समबाहुभुज क्या होता है, तो वह बहुभुज
जिसके सभी कोण और सभी भुजा आपस में बराबर होंगे उसको हम कहते हैं समबाहुभुज। ठीक है ना। जैसे इसका उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो ये वर्ग भी क्या है, एक समबाहुभुज है, क्योंकि इसके सभी भुजा आपस में बराबर है और सभी कोण भी बराबर है। अगर ये बहुभुज में देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए, ये सभी भुजा आपस में बराबर होंगे और सभी कोण भी बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर ये कोण 50 होगा तो सभी कोण 50 होगा, सभी कोण 50, और सभी भुजा अगर ये 10 हो गया तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं समबाहुभुज। इसी का अपोजिट है ये विषमबाहुभुज, यानी इसमें जो होगा भुजा और कोण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विषमबाहुभुज। ये वीडियो लंबा हो गया है तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। जितना भी कंसेप्ट हो सकता है सारे कंसेप्ट को आपको हम समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन बनाने का आपका काम है, तो क्वेश्चन आप बना के हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पढ़ाया हुआ बात से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।